हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। ठीक है, पहला लेक्चर हम लोग पहला जो वीडियो है वो कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने बैलेंस केमिकल इक्वेशंस तक पढ़ा था, मतलब यहाँ तक पढ़ा था। और उसके बाद ये टॉपिक आया था कि आखिर हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस क्यों करते हैं। ठीक है, तो कल हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली थी। एक्टिविटी 1.3 भी 3 तक अच्छे से एक्सप्लेन हो चुका था, राइटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आज हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन को फिर से, मतलब कल थोड़ा पढ़ा था, पिछले वीडियो में हमने थोड़ा ही पढ़ा था, आज डिटेल्स में पूरा वीडियो पूरा एकदम अच्छे से पढ़ेंगे। और आज के बाद से आपको केमिकल इक्वेशन कोई सा भी हो अच्छे तरीके से बैलेंस करना आ जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि पीछे जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने क्या क्या कवर किया था एनसीईआरटी से। ठीक है, तो जो कुछ टॉपिक था, जैसे कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में जो यहाँ तक जो टॉपिक आया वो क्या था, केमिकल इक्वेशन के बारे में, कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, केमिकल इक्वेशन पढ़ा था, केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन क्या होता है, क्यों होता है, ठीक है, वो पढ़ा था। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता था कि एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस मिलता था जो रिएक्टेंट होता था, और वो नया प्रोडक्ट बना देता था। उसी को हम लोग क्या बोलते थे, केमिकल रिएक्शन बोलते थे। ठीक है, केमिकल इक्वेशन क्या होता था कि जब हम केमिकल रिएक्शन को एक्सप्रेस करते थे टर्म और सिंबल के फॉर्म में, ठीक है, टर्म्स ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूलाज के फॉर्म में, तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, केमिकल इक्वेशन। और एक होता था वर्ड इक्वेशन, जिसमें हम लोग लिखते थे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ऐसे करके लिखते थे। ठीक है, दूसरा क्या होता था, फॉर्मूला के केमिकल फॉर्मूला के फॉर्म में लिखना और कंसाइज वे में लिखना। ठीक है, तो और कंसाइज वे में हम कैसे लिखते थे, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो केमिकल फॉर्मूला के रूप में जो है ना लिखना। ठीक है, तो ये होता था केमिकल इक्वेशन। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है, मतलब हमको कैसे पता चलेगा कहीं पे केमिकल रिएक्शन होता है। तो क्या था उसमें पॉइंट की चेंज इन स्टेट, जैसे कि सॉलिड से लिक्विड में जाना, लिक्विड से गैस में जाना, चेंज इन कलर, किसी रिएक्शन में क्या होता है कि कलर भी चेंज हो जाता है। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, ये सारा जो इंडिकेशन था वो क्या बताता था कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हम आए कहाँ पर, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। फिर हमें क्या पता चला कि हमें जो हम जो लिखते हैं केमिकल इक्वेशन, जैसे Mg प्लस ओ ही एग्जाम्पल हम ले रहे थे, तो यहाँ पे क्या लिखते थे, Mg प्लस O2 इज इक्वल टू MgO। तो ये जो बैलेंस नहीं होता था, ये डायरेक्टली स्केलेटल है, हमने बस स्केलेटल लिखा है। तो हर एक इक्वेशन को बैलेंस करना भी जरूरी होता है। क्यों बैलेंस करना जरूरी होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि जो रिएक्टेंट होता है और प्रोडक्ट होता है, मतलब केमिकल्स जो होता है रिएक्शन से पहले, आफ्टर रिएक्शन एंड बिफोर द रिएक्शन जो होता है, उसका एटम्स और मास सेम होना चाहिए दोनों साइड में। ठीक है, राइट हैंड साइड में भी और लेफ्ट हैंड साइड में, इसलिए हमें केमिकल को बैलेंस करने की जरूरत पड़ी। ठीक है, अब आते हैं कि जब हमें कोई इक्वेशन दिया हो तो हम उसे बैलेंस कैसे करेंगे, कैसे हम उसको अच्छे से स्टेप बाय स्टेप बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो आज हम वही सीखेंगे और ये एनसीईआरटी का लाइन एक्सप्लेन करेंगे। तो नेक्स्ट एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है कि रिकॉल द लॉ, ये सब हमने पढ़ लिया था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग हम लोग इसको क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। ठीक है, बैलेंस करने का एक एक स्टेप पहले हम शॉर्ट नोट से देख लेते हैं, फिर एनसीईआरटी को रीड करेंगे। तो अब एकदम लाइन बाय लाइन सीखेंगे कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। इस वीडियो के बाद, इस कंसेप्ट के बाद आप हर एक इक्वेशंस को, जितने भी टॉप इक्वेशंस है, उसको इजीली बैलेंस कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका ना पहले देख लेते हैं, कॉपी में इसका नोट्स बना लेते हैं अच्छे से। ठीक है, फिर हम एनसीईआरटी को भी रीड करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, एक एग्जाम्पल हमने लिया है एनसीईआरटी से। ठीक है, जिसमें दिया गया आयरन प्लस वाटर जो है वो रिएक्ट करता है और बनाता है आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, रिएक्शन के बाद ये बनाता है। तो ये हमने स्केलेटर लिखा है। ठीक है, इसमें कोई भी बैलेंस नहीं किया हुआ ये इक्वेशन, बस स्केलेटर लिखा है। अब इसको बैलेंस करने के लिए कौन कौन से स्टेप फॉलो करने होंगे वो अभी देखते हैं। ठीक है, स्टेप 1 में क्या लिखना है आपको, सबसे पहले स्टेप 1 में क्या लिखना है, राइट अ केमिकल इक्वेशन एंड ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फॉर्मूला। सबसे पहले तो केमिकल इक्वेशन लिखना है आपको। ठीक है, और उसको क्या करना है, उसको ड्रॉ, मतलब एक बॉक्सेस ड्रॉ करना है। जैसे यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, Fe प्लस H2O इज इक्वल टू Fe3O4 लिख लिया प्लस H2 लिख दिया। अब इसके अराउंड क्या करना है, एनसीईआरटी बोलता है पहला स्टेप कि आप इसके अराउंड बॉक्सेस ले लो। ठीक है, ठीक है, बिना कोई चेंज किए हुए इस बॉक्सेस में कोई चेंज नहीं करना। अभी ये स्केलेटर के ऊपर हमने बॉक्स बना दिया। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं करना। स्टेप 2, काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ईच एलिमेंट इन बोथ साइड ऑफ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले क्या करना है, कौन कौन सा एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहा है इस रिएक्शन में। तो यहाँ पे आयरन कर रहा है, हाइड्रोजन कर रहा है और ऑक्सीजन कर रहा है। ठीक है, तो बोथ साइड लिखना है। एलएचएस साइड में कितना कितना नंबर है, ठीक है, और आरएचएस साइड में कितना नंबर है, ये नंबर ऑफ एटम काउंट करना है। आयरन का एलएचएस साइड में कितना आयरन है, आरएचएस साइड में कितना आयरन है। ठीक है, ये काउंट करना है। तो ये हमने लिख लिया कि यहाँ पे जो एटम पार्टिसिपेट कर रहा है वो हमने लिख लिया। और क्यों लिखा, क्योंकि ये दोनों में कॉमन होगा। कभी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड ऐसा नहीं होता है कि रिएक्शन से पहले कुछ और एलिमेंट था और रिएक्शन के बाद कोई नया एलिमेंट ऐड ऑन हो गया, जैसे कि यहाँ पे आयरन था और क्लोरीन ऐड ऑन हो गया। ऐसा कभी नहीं हो सकता रिएक्शन के दौरान। ठीक है, ना रिएक्शन के दौरान ना कोई नया एलिमेंट ऐड होता है, ना कोई एलिमेंट डिसअपेयर होता है। ठीक है, जो एलिमेंट है बस वही रहेगा, लेकिन वो दूसरे एलिमेंट के साथ, एटम्स के साथ जुड़ के नया कंपाउंड बना देगा, ये होता है। ठीक है, तो आयरन जो है लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 1 है, और राइट हैंड साइड में 3 है। हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में 2 है, यहाँ पे देख सकते हैं 2 है, और राइट हैंड साइड में भी 2 है। ठीक है, ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में 1 है और राइट हैंड साइड में 4 है। ये हमें सबसे पहले लिखना है। स्टेप 2 में हमें क्या लिखना है, काउंट करके लिखना है, तो हमने लिख लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट विच हैज़ मैक्सिमम नंबर। अब आपको इक्वलाइज करना है और स्टार्ट किससे करना है, उस एटम से करना है जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है। ठीक है, उस एलिमेंट से करना है जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है। ठीक है, बाय पुटिंग इन फ्रंट ऑफ देम, और वो नंबर जो है उसके इन फ्रंट में रखना है, सामने रखना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे रखना है। तो अब क्या करते हैं, फिर से वो रिएक्शन लिखते हैं, आयरन प्लस H2O प्लस Fe3O4 प्लस H2। अब आप देखो इसमें सब मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम किसका है, ऑक्सीजन का है, राइट। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम किसका है, ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन 4 है। तो इस साइड कितना है ऑक्सीजन, इस साइड ऑक्सीजन 1 ही है। तो इसको इक्वलाइज करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस साइड भी 4 लगाना होगा, इसके सामने इन फ्रंट ऑफ देम। हम यहाँ से इसको रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, हमें जो भी चेंजेस करना होगा नंबर का वो हम उसके कोफिशिएंट उसके सामने ही लगाएंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे हमने 4 लगा दी क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम ये ऑक्सीजन का था और हम ये 4 था तो हमने इसके आगे भी 4 लगा दिया ताकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो भी 4 बन जाए। अब जैसे इसको 4 बनाए तो हमारा हाइड्रोजन कितना हो गया 4 2 से 8 और इस साइड हाइड्रोजन कितना है 2 है। अब इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 लगाएंगे। अब 4 2 से 8 हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन क्या हो गया 8 हो गया और इस साइड भी हाइड्रोजन 8 हो गया, ऑक्सीजन क्या हुआ 4 और इस साइड भी ऑक्सीजन 4 था। ठीक है, अब आते हैं आयरन पे। आयरन में इस साइड लेफ्ट राइट हैंड साइड आयरन कितना था 3, तो लेफ्ट हैंड साइड हमें इसके कोफिशिएंट में हम क्या लगा देंगे 3 लगा देंगे। अब देखिए ये बैलेंस, ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया। तो ये जो अब केमिकल इक्वेशन है वो अब कंप्लीटली बैलेंस हो गया है। अब स्टेप 4 में क्या करना है, इतना समझ में आया आपको? ठीक है, स्टेप 4 में क्या करना है आपको कि राइट फिजिकल स्टेट। अब जब आपका केमिकल इक्वेशन अच्छी तरीके से बैलेंस्ड हो जाए, एकदम कंप्लीटली बैलेंस्ड हो जाए, तो आपको देखना है कि ये जो भी एटम्स है, जो भी कंपाउंड्स है, उसका स्टेट क्या है वो आपको उसके आगे लगाना है। ठीक है, यहाँ पे जो आयरन होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है। अगर कोई चीज़ सॉलिड है तो इसके लिए एस लगाएंगे। ठीक है, लिक्विड है उसके लिए एक एल लगाएंगे और जो गैसियस स्टेट में होता है उसके लिए जी लगाते हैं और जो एक्वस स्टेट में होता है ठीक है उसके लिए एक क्यू लगाते हैं। नेक्स्ट है स्टेप 5 में राइट द नेसेसरी कंडीशन टेम्परेचर प्रेशर। मतलब अगर किसी इक्वेशन में वो रिएक्शन डायरेक्ट नहीं हो रहा है, जैसे किसी में हमें इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ रही है, हम इलेक्ट्रिसिटी वाला इलेक्ट्रोलाइसिस वाला भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो किसी में इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ रही है तो वो क्या हो गया, कंडीशन हो गया कि इलेक्ट्रिसिटी पास कराओ तभी रिएक्शन होगा। तो उस कंडीशन को हमें एरो के ऊपर लिखना है या एरो के नीचे लिखना है, ये बोला गया कि अब स्टेप 5 में क्या बोला गया कि राइट द नेसेसरी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर देने की जरूरत पड़ रही है तो हम ऊपर लिखेंगे एरो के ऊपर या नीचे। अगर प्रेशर देने की पड़ रही है कि कितना पास्कल प्रेशर देना पड़ रहा है तो ये रिएक्शन होगा तो उसको भी हम एरो के ऊपर दिखाएंगे। ठीक है, और एरो के अबव या बिलो ये बताया गया। तो जो भी कंडीशन रिक्वायर है कि ये होना चाहिए, ठीक है, तो हम वो कंडीशन को कहाँ पे लिखेंगे, एरो के ऊपर या नीचे लिखेंगे। तो आई होप आपको ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना समझ आ गया। फिर से एक बार रिवाइज करवा देती हूँ कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है, आप केमिकल इक्वेशन को लिखिए। ठीक है, केमिकल इक्वेशन को लिखने के बाद आप सबसे पहले देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो भी एलिमेंट है नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं सबके, तो ऐसे लिखना है नंबर ऑफ एटम। अब आप उसको इक्वलाइज कीजिए, नंबर ऑफ एटम्स को इक्वलाइज कीजिए, उस नंबर को उसके सामने पुट करने के इन फ्रंट ऑफ। ठीक है, नंबर को इक्वलाइज कैसे करना है कि जो जिस नंबर से हम इक्वलाइज कर रहे हैं उसको सामने लिखना है। ठीक है, और स्टार्ट कहाँ से करना है, जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है वहीं से स्टार्ट करना है। जैसे मैंने देखा यहाँ पे ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम्स सबसे ज़्यादा था तो हमने सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस किया। ठीक है, तो ऐसे ही आपको स्टार्ट करना है। नेक्स्ट हमें क्या लिखना है, फिजिकल। अब हमारा इस तरह यहाँ पर स्टेप 3 में हमारा कंप्लीटली बैलेंस्ड हो जाएगा। ठीक है, स्टेप 4 में हम क्या लिखेंगे, उसका फिजिकल स्टेट दे देंगे, लिक्विड है, सॉलिड है, एक्वस फॉर्म में क्या है। ठीक है, स्टेप 5 में अगर कोई एक्सटर्नल चीज़ आ रहा है, कंडीशन आ रहा है, टेम्परेचर प्रेशर कैटलिस्ट ये वगैरह आ रहा है तो उसको हम अबव द एरो लिखेंगे या बिलो द एरो लिखेंगे। कंप्लीट हो गया हमारा केमिकल बैलेंस इक्वेशन, जो हमारा केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस्ड होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। अब इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, पहले एनसीईआरटी को भी देख लेते हैं, एनसीईआरटी कैसे समझाती है। ठीक है, एनसीईआरटी बोलती है ये सबसे पहले तो आप क्या करो, सबसे पहले आप क्या करो कि उसके सामने क्या करो, बॉक्स मतलब ये बना दो, एलिमेंट लिखना है, एलिमेंट को बैलेंस यहाँ से नहीं, ये तो इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस था। ठीक है, हम आगे देखते हैं। तो एनसीईआरटी स्टेप 1 में बोलती है टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फार्मूला। हमने देखा कि पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट क्या ड्रॉ करना है, बॉक्सेस ड्रॉ करना है। डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्सेस वाइल बैलेंसिंग द इक्वेशन। तो इस बॉक्स के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं करना है। स्टेप 2 में क्या दिया गया, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। तो हमने डिफरेंट एटम का लिस्ट बनाया और उसके बाद एलएचएस में कितने प्रेजेंट थे वो नंबर ऑफ एटम्स और राइट हैंड साइड में कितने प्रेजेंट थे वो लिखा। थर्ड में हमें क्या लिखना है, इट इज ऑफन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन मैक्सिमम नंबर। तो सबसे ज़्यादा अच्छा क्या होता है कि आप वहाँ से स्टार्ट करो, उस कंपाउंड से स्टार्ट करो जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है। तो हमने किससे स्टार्ट किया था, ऑक्सीजन से स्टार्ट किया था क्योंकि ऑक्सीजन के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स था। ठीक है, तो यही बोला गया है। इट मे बी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अब ये कुछ भी हो सकता है, रिएक्टेंट साइड भी हो सकता है मैक्सिमम या प्रोडक्ट साइड भी हो सकता है, इससे ये मैटर नहीं करता। ठीक है, सिलेक्ट द एलिमेंट विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। वो एलिमेंट को हमने सिलेक्ट कर लिया, जैसे हमने यहाँ पे ऑक्सीजन को सिलेक्ट किया यूजिंग दिस क्राइटेरिया। इस क्राइटेरिया को यूज करने के बाद कि जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट है उसको सिलेक्ट करने के बाद वी सिलेक्ट Fe3O4। Fe3O4 कंपाउंड के पास क्या था, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम था। ठीक है, एंड एलिमेंट इसमें से हमने कौन सा चूज किया, ऑक्सीजन चूज किया। ठीक है, तो ऑक्सीजन लिया क्योंकि Fe3O4 कंपाउंड है लेकिन मैं ऑक्सीजन एलिमेंट जो है उसके पास नंबर ऑफ एटम्स 4 हैं। ठीक है, तो हमने उसको सिलेक्ट किया। देयर आर 4 ऑक्सीजन एटम ऑन द राइट हैंड साइड एंड ओनली 1 द एलएचएस साइड। तो एलएचएस साइड में सिर्फ एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या करना होगा, जो एटम इनिशियल टू बैलेंस, इनिशियल में क्या था 1H2O था, अब हमने इसको 4H2O कर दिया क्योंकि हमें इधर भी ऑक्सीजन 4 बनाना था तो हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। H2O के आगे क्या लगा दिया, 4 लगा दिया, मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि हमें इस तरीके से ऑक्सीजन 4 निकल रहा था। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्या बोला गया, इन प्रोडक्ट 4 इन Fe3O4, मतलब कि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है 4 है। ठीक है, ये समझ में आया। टू इक्वलाइज द नंबर, ये कंफ्यूज भी कर सकता है, आप इसको ना भी देखें, जो हमने बताया वो उसको ये ध्यान रखें। ठीक है, टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम इट मस्ट बी रिमेंबर दैट वी कैन नॉट ऑल्टर द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड और एलिमेंट इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम वी कैन पुट कोफिशिएंट 4 एज अ 4H2 एंड नॉट H2O4। ठीक है, तो क्या बोला गया कि जब आप बैलेंस कर रहे हो तो ये याद रखिए कि हम किसी भी केमिकल फॉर्मूला को ऑल्टर नहीं, यहाँ पे हम O4 बनाने के लिए, ऑक्सीजन को 4 बनाने के लिए हम इसके नीचे 4 नहीं डाल सकते। हम ये भी बोल सकते हैं ना कि इसके नीचे 4 डालिए, नहीं, अगर हम इसके नीचे 4 डालेंगे तो ये जो है कंपाउंड ही अलग हो जाएगा। ठीक है, एक कंपाउंड ही दूसरा बन जाएगा। तो हमें इसके नीचे 4 नहीं डालना, हमें क्या डालना है, कोफिशिएंट पे सामने इसके इन फ्रंट में हमें 4 डालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, ये साफ साफ बोला जा रहा है। नाउ द पार्शियली बैलेंस इक्वेशन बिकम्स, तो पार्शियली बैलेंस अभी पूरी तरीके से बैलेंस नहीं हुआ है, पार्शियली थोड़ा ही बैलेंस हुआ है। ठीक है, ये बोला जा रहा है, अभी हमने सिर्फ ऑक्सीजन को बैलेंस किया है लेफ्ट हैंड साइड में। नेक्स्ट 4 स्टेप में क्या बोला, Fe एंड H एटम आर स्टिल नॉट बैलेंस। जो आयरन है और हाइड्रोजन है वो अभी भी बैलेंस नहीं है, इधर 2 है इधर 8 है। ठीक है,
पिक एनी ऑफ दीज एलिमेंट्स टू प्रोसीड। अब इसमें से किसी एक एटम को सेलेक्ट कर लीजिए ताकि हम आगे बैलेंस कर सकें। ये बोला गया लेट अस बैलेंस हाइड्रोजन एटम द पार्शियल बैलेंस इक्वेशन। तो फिर हम हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करते हैं, तो यहाँ पे 8 था तो यहाँ पे 4 लगा देंगे और ये हाइड्रोजन एटम भी 8 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर इसने बॉक्स में समझाया कि इनिशियली ये था और उसके बाद ये बन जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा। तो ये तो समझ आ गया। ठीक है, कि 8 से मल्टीप्लाई 8 बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, द इक्वेशन वुड बी, अब जब हमने हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर इक्वेशन क्या बन गया, यहाँ पे 4 लगे, यहाँ पे क्या लग गया 4 लगे। ठीक है, समझ आ रहा है। अभी भी हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं हुआ, अभी भी हमारा आयरन क्या है, अनबैलेंस्ड है। तो स्टेप 5 में क्या बोलता है, स्टेप 5 में बोला गया एग्जामिन द अबव इक्वेशन एंड पिक अप द थर्ड एलिमेंट विच इज नॉट बैलेंस्ड। ठीक है, अब देखो फिर से और पिक करो थर्ड एलिमेंट को जो अभी भी बैलेंस नहीं है। तो हमने आयरन को पिक किया कि अभी भी बैलेंस नहीं है, फिर आयरन के ऊपर क्या लगाया 3 लगाया, क्योंकि आयरन जो है राइट हैंड साइड में 3 था। ठीक है, तो हमने बैलेंस करने के लिए इसके आगे 3 लगा दिया। ठीक है, अब क्या बोला फाइनली टू चेक द करेक्टनेस। अब फाइनली चेक करो अब क्या दोनों साइड क्या सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, एटम्स हैं, तो यहाँ पे हैं। ठीक है, जब हमने काउंट किया तो यहाँ पे आयरन 3, यहाँ पे आयरन 3, हाइड्रोजन 8, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, तो ये बैलेंस्ड हो गया। अब यहाँ पे लिखा गया फाइनल इक्वेशन लिखा गया 3Fe + 4H2O इज इक्वल टू Fe3O4 + 4H2, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, द नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट बोथ साइड आर इक्वल, दिस इक्वेशन नाउ बैलेंस्ड। अब बैलेंस हो गया। दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड। इस मेथड को क्या बोलते हैं, इस तरीके से जो कर रहे हैं कि सबसे पहले मैक्सिमम नंबर लो फिर उसको बैलेंस करो। ठीक है, और ये इस मेथड को क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। ठीक है, एज वी मेक ट्रायल्स टू बैलेंस द इक्वेशन बाय यूजिंग द स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो हमने क्या किया, स्मॉलेस्ट होल नंबर से मतलब बैलेंस किया। ठीक है, कोफिशिएंट दिया, सब स्मॉलेस्ट लिया। ठीक है, ये बोला गया। अगर चाहते तो यहाँ पे क्या कर सकते थे, इसको आयरन को 6 भी बना सकते थे, यहाँ पर फिर 2 लगाना पड़ता, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर लेना है, ये बोला गया। ठीक है, अब स्टेप 7 में बोला गया राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट। क्या बोला हमने कि अब जब फाइनली आपका बैलेंस हो जाए तो आपको क्या करना है, आपको करना है कि फिजिकल स्टेट उसका लिखना है केयरफुली। ठीक है, तो फिजिकल स्टेट क्या, तो यहाँ पे एक और चीज़ देखनी है आपको कि यहाँ पे आयरन जो है सॉलिड फॉर्म में दिया हुआ है और वाटर जो है ये गैस, वाटर के आगे गैस मतलब जो सिंबल दिया गया फिजिकल स्टेट गैस दिया गया। ठीक है, लेकिन हमें तो पता है कि वाटर के आगे क्या लगा, लिक्विड होता है। यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है थोड़ी। ठीक है, यहाँ पे गैस क्यों लगा हुआ है, क्योंकि ये स्टीम फॉर्म में वाटर हम यूज़ करें स्टीम फॉर्म में, तो स्टीम फॉर्म में जो वाटर होता है वो क्या होता है, गैस ही तो होता है, इसलिए यहाँ पे गैस लगाया गया है। इसको ध्यान से रखिएगा, ये गलत नहीं है, सही है। यहाँ पे जो वाटर यूज़ हो रहा है वो स्टीम फॉर्म में यूज़ हो रहा है, इसलिए इसके आगे जी लगाया गया, गैसियस फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ पे ये सॉलिड है और यहाँ पे गैस है, यहाँ पे जी लगाया गया और इसके आगे एस लगाया गया, ये सॉलिड फॉर्म है, ये गैसियस फॉर्म है। तो यहाँ पे बोला गया नोट क्या बोला गया आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे बोला गया नोट दैट द सिंबल G इज यूज विथ वाटर टू इंडिकेट दैट इन दिस रिएक्शन वाटर इज यूज इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। ये G क्यों यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि ये बता रहा है कि इस इक्वेशन में जो वाटर है स्टीम के फॉर्म में यूज़ हुआ है, तो इसलिए ये गैस लगाया गया। ठीक है, यूजुअली फिजिकल स्टेट आर नॉट इंक्लूडेड इन केमिकल इक्वेशन अनलेस एंड नेसेसरी स्पेसिफाई। तो बोला गया है कि फिजिकल स्टेट को इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है जब तक कि आपको स्पेसिफाई ना किया जाए कि हाँ आप इसमें फिजिकल स्टेट भी मेंशन करो, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है पीछे। ठीक है, ये भी बोला गया समटाइम्स द रिएक्शन कंडीशन सच एज टेंपरेचर, प्रेशर, कैटालिस्ट etc फॉर द रिएक्शन आर इंडिकेट अबव एंड बिलो द एरो। तो क्या बोला गया, कभी कभी समटाइम्स क्या होता है कि किसी केमिकल रिएक्शन को होने के लिए अलग से कंडीशन दिया जाता है कि इसको इतने प्रेशर पे ही आप ये रिएक्शन होगा, इतने टेम्परेचर पे ही रिएक्शन होगा, ये सनलाइट के प्रेजेंस में ही होगा, ये क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ही होगा रिएक्शन। ठीक है, तो उस कंडीशन को हम मेंशन कहाँ पे करेंगे, एरो के ऊपर या एरो के नीचे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, वाटर है, ये जो है ना 340 ATM मतलब प्रेशर पे ही ये रिएक्ट करेगा तो मीथेनॉल बनाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, ये रिएक्ट करेगा सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ही रिएक्ट होगा और ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस का कंडीशन ही था कि सनलाइट और क्लोरोफिल होना चाहिए, वाटर कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए। तो ये दोनों रिएक्ट कब करेगा, जब सनलाइट और क्लोरोफिल होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो इस कंडीशन को हमने एरो पे शो किया। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं कि समझ आया नहीं आया आपको। ठीक है, ये समझने के लिए कि हमें ये बैलेंस करना पूरी तरीके से आया या नहीं आया, इसके लिए हम क्वेश्चन कर लेते हैं जो आगे NCERT में दिया गया है। ठीक है, तो NCERT में जस्ट जब बैलेंस केमिकल इक्वेशन का टॉपिक खत्म होता है तो NCERT एक क्वेश्चन देता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। हमने एक्टिविटी 1.1 में देखा था कि मैग्नीशियम रिबन को जब हम बंद करते हैं तो उसको सैंड पेपर से पहले क्लीन करते हैं। तो वही पूछा गया यहाँ पे कि बताइए हम मैग्नीशियम रिबन को पहले क्लीन क्यों करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो मैग्नीशियम रिबन है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है और उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक लेयर बना देता है। और जब लेयर वो बन जाता है और उस मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करने जाते हैं तो फिर बर्निंग में थोड़े प्रिवेंशन आती है, मतलब वो जो लेयर है वो बर्निंग को प्रिवेंट करता है। तो इसीलिए जब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड को बर्न करने जाते हैं रिबन को तो पहले उसे क्लीन करते हैं ताकि वो प्रिवेंट ना करे, वो जो लेयर है वो हट जाए और वो आसानी से जल सके, इसलिए क्लीन करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर इस पर मैंने वीडियो एक अलग से बनाया हुआ है, आप यूट्यूब पे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर मैंने बताया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बैलेंस केमिकल इक्वेशन को हम वो देख लेते हैं। तो राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। क्या दिया हुआ है, पहला हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन बनाता है हाइड्रोजन क्लोराइड, तो आपको बैलेंस करना है। तो चलिए हम इसे बैलेंस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या दिया हुआ है इसमें कि किसको बैलेंस करना है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। तो हम पहले स्केलेटन में आते हैं, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इज इक्वल टू HCl। ठीक है, हाइड्रोजन गैस है, ये अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, H हाइड्रोजन फॉर्म में, एटम्स के फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करता, ये मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसलिए H2। क्लोरीन भी Cl2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो Cl2 इज इक्वल टू HCl। ठीक है, HCl बनाएगा। अब इसको बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहला स्टेप आपको क्या याद होना चाहिए, पहले तो NCERT के अकॉर्डिंग ड्रॉ कर दीजिए इसके आसपास बॉक्सेस बिना कोई चेंज किए। स्टेप 1। स्टेप 2 हमारा क्या होगा, आप काउंट कीजिए, क्या काउंट कीजिए,
कि दोनों साइड जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है क्या है। तो इसमें कौन कौन सा एलिमेंट पार्टिसिपेट किया हुआ है, इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन। एलएचएस साइड में और आरएचएस साइड में क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट। तो हाइड्रोजन कितना है 2 है, इधर हाइड्रोजन कितना है 1 है, क्लोरीन कितना है 2 है, इधर क्लोरीन कितना है 1 है। ठीक है, तो अब इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे कि दोनों साइड इसमें 2 2 है, इसमें क्या है 1 1 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे हम, इसके आगे 2 लगा देंगे। ठीक है, इसके आगे 2 लगा देंगे, इसके नीचे 2 नहीं लगा सकते, H2Cl2 नहीं कर सकते, इसके आगे कोफिशिएंट के सामने इसको फिल करना है। तो जैसे हम इसको 2 लगाएंगे तो इधर भी 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, अब बैलेंस हो जाएगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बैलेंस केमिकल इक्वेशन। लास्ट स्टेप क्या था कि उसका फिजिकल स्टेट भी लिख दो। तो फिजिकल स्टेट भी आप लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। ठीक है, तो ये भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं बोला गया है कि आप फिजिकल स्टेट भी लिखो, तो आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये पहला क्वेश्चन समझ आ गया। दूसरा क्वेश्चन क्या, बहुत इजी था, ये तो बैलेंस करना, इसमें तो कोई स्टेप ही नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्या, बैरियम क्लोराइड प्लस, सबसे पहले तो बैलेंस करने के दौरान आपको प्रॉब्लम्स क्या आती है कि आपको फॉर्मूलाज ही नहीं याद होते। ठीक है, तो आप जब इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो धीरे धीरे सारे फॉर्मूला भी आपको केमिकल फॉर्मूला भी याद जाएंगे। तो बैरियम क्लोराइड है, ठीक है, सबसे पहले तो आप पीरियडिक टेबल का जो कुछ एलिमेंट्स है वो जरूर याद कीजिए। ठीक है, पीरियडिक टेबल से एलिमेंट को जरूर याद कीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको बैरियम का भी फॉर्मूला नहीं याद है कि बैरियम का सिंबल क्या होता है, क्योंकि जब हम H2Cl2 सिंबल हमें याद होगा तभी तो हम लिख पाएंगे, है ना। तो बैरियम का जैसे Ba होता है, अब बैरियम किस चीज़ से होता है आपको पता ही नहीं है, बी होता है क्या होता है। ठीक है, तो बैरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट जब रिएक्ट करता है तो बैरियम सल्फेट बनाता है और एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है। तो इसे लिख देते हैं। अब इस इक्वेशन को देखते हैं। सबसे पहले क्या बोला, बैरियम क्लोराइड, तो बैरियम क्लोराइड क्या होता है, BaCl2, इसके लिए लिखते हैं प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल 3। ठीक है, एल्यूमिनियम सल्फेट ये बनाता है बैरियम सल्फेट प्लस सल्फेट SO4 होता है। ये कुछ चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, धीरे धीरे आ जाएगा, और एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 ये बनाता है। ठीक है, अब बैलेंस करना है फिर से, अब बैलेंस करना है तो स्टेप 1 क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि दोनों साइड क्या क्या एलिमेंट है। तो बैरियम है हमारा, क्लोरीन है, एल्यूमिनियम है, सल्फर है और ऑक्सीजन है, इसमें इतने सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे LHS साइड में, RHS साइड में, ठीक है, क्या क्या दिया गया है, बैरियम कितना है 1 है, इधर कितना है 1 है, क्लोरीन कितना है इधर 2 है, इधर क्लोरीन कितना है 3 है। ठीक है, एल्यूमिनियम इधर कितना है 2 है, इधर कितना है 1 है, सल्फर इधर कितना है SO4 का होल थ्राइस है। ठीक है, तो सल्फर कितना है 3 है, सल्फर कितना है 3 है, ये 4 ऑक्सीजन में लगा है, सल्फर में नहीं, तो सल्फर कितना हुआ 3 हुआ। इधर सल्फर कितना है, इधर तो सल्फर 1 ही है। ठीक है, इधर ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन में 4 भी लगा है और थ्राइस भी लगा है, तो 4 इधर 12, ऑक्सीजन कितना है 12, इधर ऑक्सीजन कितना है ओनली 4। ठीक है, ओनली 4, ये चीज़ समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, तो Al2SO3 ये हो गया, हमने लिख लिया। अब हम बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन कितना है इधर 12 है। ठीक है, तो इधर ऑक्सीजन बनाने के सबसे पहले हमें क्या देखना था, सबसे पहले हमें क्या देखना था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स कौन सा है, वो कौन सा एलिमेंट है जिसके पास नंबर ऑफ एटम्स सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा क्या है, ऑक्सीजन है, क्योंकि ऑक्सीजन 12 है, इधर 12 है, तो इधर भी हमें 12 बनाना पड़ेगा। तो 12 बनाने के लिए हम इधर क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 3 हम कहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे, तो 3 4 से 12 हो जाएगा। तो अब ऑक्सीजन हो गया 12। जैसे हमने इधर 3 लगाया तो सल्फर भी क्या हो गया, 3 से मल्टीप्लाई हो गया, सल्फर भी 3 हो गया। बैरियम भी क्या हुआ, बैरियम भी 3 से मल्टीप्लाई हो गया और बैरियम भी 3 हो गया। ठीक है, इधर बैरियम क्या है 1 है, इधर बैरियम क्या है 1 है। ठीक है, ठीक है, अब आते हैं कि अब कौन सा एलिमेंट है जो सबसे ज़्यादा है, तो बैरियम। बैरियम इधर राइट हैंड साइड में 3 है और इधर 1 ही है। ठीक है, तो बैरियम को क्या कर देंगे, 3 बनाने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, तो यहाँ 3 लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा 3BaCl2। तो इधर तो बैरियम 3 हो गया और इधर भी बैरियम 3 हो गया। लेकिन जैसे ही हमने इधर 3 लगाया तो क्लोरीन अब कितना हो गया, क्लोरीन भी 3 से मल्टीप्लाई हो गया, क्लोरीन कितना हो गया 6 हो गया, 3 2 6 हो गया। और इस साइड क्लोरीन कितना है 3 है, इस साइड क्लोरीन कितना है 3 है। ठीक है, तो इसको 6 बनाने के लिए हम इधर क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 2 6, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया इसके सामने 2 से। तो जैसे ही इसको 2 से मल्टीप्लाई किया ये भी 6 हो गया। ठीक है, तो क्लोरीन क्या था, क्लोरीन इधर 2 था, इधर क्लोरीन 2 था, तो हमें इसे क्या करना पड़ा 3 से मल्टीप्लाई। जब हम बैरियम में 3 से मल्टीप्लाई करें तो अपने आप क्लोरीन में भी हो जा रहा है, तो ये 6 बन गया। तो इधर भी क्लोरीन को 6 बनाना है, तो इधर 3 है, यहाँ पे हमने 2 डाल दिया, तो 2 3 6 हो गया। ठीक है, अब क्या हो गया, एल्यूमिनियम पे आते हैं। इधर एल्यूमिनियम 2 हो गया, इधर जैसे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी एल्यूमिनियम 2 हो गया और इधर भी ऑलरेडी एल्यूमिनियम 2 था ही। ठीक है, तो अब आप देखिए दोनों तरफ केमिकल इक्वेशन, दोनों तरफ जो एटम्स हैं वो सेम हो गए। ठीक है, तो अब आपका बैलेंस हो गया केमिकल इक्वेशन। अब ध्यान से देखिए, इधर भी बैरियम 3 है, इधर भी बैरियम 3, इधर भी क्लोरीन 6 है, इधर भी क्लोरीन 6 है, इधर भी एल्यूमिनियम 2 है, इधर भी एल्यूमिनियम 2 है, इधर भी सल्फर 3 है, इधर भी सल्फर 3 है, ऑक्सीजन 12। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स जो था वहाँ से स्टार्ट किया और धीरे धीरे वो खुद ब खुद बैलेंस होता चला गया। ठीक है, तो ऐसे बैलेंस करते हैं और उसके बाद बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमारा फाइनली हो जाता है क्या, 3BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस 3BaSO4 बैरियम सल्फेट प्लस 2AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। तो आई होप आपको समझ आएगा कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में करना क्या होता है। ठीक है, करना क्या होता है। नेक्स्ट क्या है,
हमसे अब एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी बन रहा है ना, तो हमने ये इतना बड़ा इक्वेशन था उसको भी सॉल्व कर लिया। अब क्या सोडियम प्लस वाटर मिलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन बनाता है। तो अब केमिकल इक्वेशन को अब आपको तो बैलेंस करना आ गया ना। अब आपको प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि आपको एलिमेंट नहीं याद रहेगा, ठीक है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन तो करना आ गया, लेकिन आपको एलिमेंट का सिंबल ही नहीं याद होगा कि हम यहाँ पे अगर सोडियम लिख रहे हैं थर्ड बार में, सोडियम का इक्वेशन सिंबल क्या होता है, सोडियम को किसी से डिनोट करते हैं, यही नहीं आपको याद होगा। कोई बोलते हैं कि ऐसे डिनोट करते हैं। अगर आप पीरियोडिक टेबल अब नहीं खोलोगे, नहीं याद करोगे, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या फायदा जब हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन मतलब केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना आता है और सिंबल ही नहीं याद है, बेसिक चीज़ ही नहीं याद है, तो आते हुए भी हम क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो सोडियम को Na से डिनोट करते हैं। आप पीरियोडिक टेबल लेके बार मैं कर रही हूँ, उसको जरूर याद कीजिए। नेक्स्ट जो हमारा नंबर 3 पे हमने नंबर 2 को अच्छे से देख लिया, समझ आ गया। नेक्स्ट जो हमारा सोडियम प्लस वाटर, तो सोडियम का क्या होगा, Na होगा, प्लस वाटर क्या होता है, H2O होता है, और ये बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला याद होना चाहिए, प्लस हाइड्रोजन ये बनाता है, ठीक है। तो अब हम इसे बैलेंस करेंगे। इसे बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सोडियम 1, यहाँ पे सोडियम 1, यहाँ पे हाइड्रोजन 2, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 1 है और यहाँ पे भी ऑक्सीजन 1 है। तो हाइड्रोजन अनबैलेंस है, हाइड्रोजन अनबैलेंस है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2H2O, मतलब हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हुआ तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन को 2 बनाना, तो यहाँ पे 2 लगा दिया। तो यहाँ पे जब 2 लगाया तो ऑक्सीजन 2 हो गया, ठीक है, और सोडियम भी 2 हो गया और हाइड्रोजन भी 2 हो गया। तो अब टोटल हाइड्रोजन कितना हो गया, दोनों साइड 4 हो गया, और ऑक्सीजन 2 हो गया, इधर भी ऑक्सीजन 2, इधर भी ऑक्सीजन। अब अनबैलेंस क्या बचा, सोडियम बचा, तो इसके आगे 2 लगा देंगे, ठीक है। तो अब ये जो केमिकल रिएक्शन है ये पूरी तरीके से बैलेंस्ड है, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे हाइड्रोजन 3 था, मतलब इधर 2 इधर 1 था। पहले एक बार और देख लेते हैं, इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। Na प्लस H2O था, ठीक है, हमने स्केलेटल ऐसे लिखा था, स्केलेटल के अकॉर्डिंग प्लस H2, स्केलेटल के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है, ठीक है। तो अब आप सोचेंगे हाइड्रोजन 3 है और इधर 2 है, तो इसको कैसे बैलेंस करें। यहाँ पे 3 नहीं लगा सकते, जब आप 3 लगाओगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 3 2 6 हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको 3 ऑक्सीजन भी हो जाएगा, फिर आपको यहाँ पे 3 लगाना होगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 3 NaOH, मतलब यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, 3 to 5 हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, 3 to 5 हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पे 3 Na लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे Na भी 3 हो गया, इधर भी 3 Na 3, इधर ऑक्सीजन 3, इधर भी ऑक्सीजन 3, लेकिन हाइड्रोजन इधर 6 हो गया, इधर क्या हो गया 3 to 5 हाइड्रोजन हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम ऑड नंबर लेते हैं तो ये बढ़ता ही जाएगा। इसलिए हम लोगों ने सबसे पहले क्या लिया है, स्मॉलेस्ट होल नंबर से स्टार्ट करना था। तो होल नंबर में हमने जब 2 लिया तो ये इजीली बैलेंस्ड हो गया, ठीक है। जब यहाँ पे हम ऑड नंबर लेके कर रहे हैं तो वो अनबैलेंस होता जा रहा है, वो 3 to 5 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 4 लेंगे और अगर यहाँ पे 4 लेते हैं तो स्मॉलेस्ट होल नंबर नहीं रहता, तो हमने यहाँ पे 2 लगाया, ठीक है। तो आई होप आपको बैलेंस करना आ गया होगा। अब आपके लिए होमवर्क क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखिए। तो इसमें दिया गया है राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो बोला गया कि ये जो रिएक्शन दिया गया ना, इसके लिए सबसे पहले तो आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखिए और फिर इसका सिंबल भी लिखिए। अब यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया कि आप सिंबल भी लिखिए, इसका स्टेट भी लिखिए, ठीक है। स्टेट सिंबल भी लिखिए, जैसे कि सॉलिड भी लिखिए, लिक्विड भी लिखिए, कौन सॉलिड है कौन लिक्विड है। तो आपको ये होमवर्क बना के लाना है, ठीक है। इसका जो आंसर है आपको इंस्टाग्राम पे अगर आप हैं हमारे साथ तो उस पर शेयर करना है, फोटो शेयर करना है आपको, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो भी बताना है कि हाँ ये क्वेश्चन नहीं बना, तो फिर मैं उसको अगले वीडियो में कवर कर लूँगी, ठीक है। तो आप लोग इंस्टाग्राम से जरूर जुड़ जाइए ताकि आप अपना फोटो शेयर कर सकें, ठीक है। तो इंस्टाग्राम का क्या है, जीनियस सावर करके GH, ठीक है, ये हैंडल है। आप इसको जाकर सर्च करेंगे और आप इसका फोटो जरूर भेजिए जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बट स्टिल अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में जरूर पूछिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जब हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन अच्छे से समझ में आ गया हमें, तो फिर नेक्स्ट टॉपिक एनसीईआरटी बताता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में, ठीक है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में क्या बताता है कि कितने टाइप्स का, कैसे कोई रिएक्शन कैसे होता है, मतलब किसी रिएक्शन के दौरान क्या क्या होता है। कभी कभी क्या होता है कि कोई 2 कंपाउंड मिलकर एक सिंगल कंपाउंड बनाता है, कभी ऐसा होता है कि एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन जाता है, दो कंपाउंड बना देता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है, इसलिए हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। We have learned in class 9 that during a chemical reaction atoms of one element do not change into those of another element, ठीक है। Nor do atoms disappear from the mixture, यही बोला गया। अभी हमने देखा था ना, अभी हमने पढ़ा है जब हम बैलेंस करें तो वहाँ पे देखा कि कोई भी ऐसा नया एलिमेंट ऐड ऑन नहीं होता है, ना कोई एलिमेंट डिसअपियर होता है, ठीक है, ना कोई एलिमेंट डिसअपियर होता है, ये बोला गया। तो वही यहाँ पे फिर से लिखा जाएगा, एक्चुअली केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड एक्चुअली होता है क्या है केमिकल रिएक्शन में, ब्रेकिंग, कुछ बाउंड टूटता है, नया बाउंड बनता है किसी 2 एटम्स के बीच में और एक नया सब्सटेंस बना देता है, यही होता है केमिकल रिएक्शन, ठीक है। बाउंड्स के बारे में यू विल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ बाउंड्स फॉर्म बिटवीन एटम्स इन चैप्टर 3 एंड 4। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाले में आप बाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे और चैप्टर 4 में भी पढ़ेंगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाला जो चैप्टर उसमें भी आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जैसे ये टॉपिक दिया है, ये पहला रिएक्शन का नाम दिया, इसमें सबसे पहले आपको एक्टिविटी दे दिया गया कि एक्टिविटी में क्या बोला गया, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्विक लाइन भी बोलते हैं, इन अ बीकर में आपको कैल्शियम ऑक्साइड लेना है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को समझाने के लिए सबसे पहले इसने एक्टिविटी दी है, तो हम एक्टिविटी को पहले समझ लेते हैं, ठीक है। तो टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। इसी को हम क्विक लाइन भी बोलते हैं, बीकर में लेना है, इसमें धीरे धीरे वाटर ऐड करना है। टच बीकर को टच कीजिए, क्या आपको कुछ फील हो रहा है, मतलब वही टेम्परेचर फील हो रहा है कि ये टेम्परेचर ये वार्म हो गया या फिर कोल्ड हो गया। डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर, ये पूछा गया आपको, ये इसका आंसर देना है। तो जब हम क्या करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर ऐड करते हैं, है ना, तो ये बनाता है एक नया कंपाउंड जिसे हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये बोलते हैं, और हीट भी निकलता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन होता है। तो मतलब हम जब बीकर को टच करेंगे तो हाँ चेंज होगा टेम्परेचर में, फील मतलब
क्या फील होगा कि टेम्परेचर में चेंज हुआ है, मतलब हीट रिलीज हुआ है तो बीकर गर्म हो जाएगा। ठीक है, अब एनसीईआरटी एक्सप्लेन करता है कि कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विग्रसली मतलब बहुत तेजी से कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर के साथ और प्रोड्यूस करता है स्लेक्ट लाइम विच इज ऑल्सो कॉल्ड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट, बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट भी रिलीज होता है, इसलिए इस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक भी बोलते हैं। हमने थोड़ा बहुत तो पढ़ा है कि एक्सोथर्मिक क्या होता है, ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो। ठीक है, तो विग्रसली मतलब बहुत तेजी से रिएक्ट करेगा और बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और रिलीज करेगा लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, और ये रिएक्शन दिया गया है एनसीईआरटी में। ठीक है, इसका जो हमने देख लिया अभी। नेक्स्ट, इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन मिलता है एंड बनाता है टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, और बनाता है क्या, सिंगल प्रोडक्ट बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें सिंगल प्रोडक्ट बनता है, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिल करके, ऐसे ही रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यही डेफिनेशन हो गया हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। तो जब भी आपसे पूछे कि व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, आप यहाँ से यहाँ तक लिख दो, उसका एक एग्जाम्पल लिख दो। ठीक है, उसका एग्जाम्पल लिख दो, हो गया डिफाइन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये बोला गया। आई होप आपको समझ में आया होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो है ही, ऑन द बेसिस ऑफ कि टेम्परेचर रिलीज हुआ या एब्जॉर्ब हुआ, तो टेम्परेचर रिलीज हुआ तो एक्सोथर्मिक तो है, साथ ही में ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है क्योंकि इसमें दो कंपाउंड मिलकर एक सिंगल कंपाउंड बनाता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पेज में एनसीईआरटी। नेक्स्ट पेज में आते ही सबसे पहले एक पिंक कलर का बॉक्स दिखता है और उसमें लिखा होता है डू यू नो। ठीक है, क्या तुम जानते हो, क्या जानते हो। अब देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, अ सॉल्यूशन ऑफ स्लेक्ट लाइम। स्लेक्ट लाइम क्या होता है, वही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बार बार मैं आपको लिखाई ताकि आपको ये फॉर्मूला याद ही हो जाए। प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन, कैसे प्रोड्यूस होता है, जब हम रिएक्शन करवाते हैं 1.13 में क्या दिया गया था, वही ये जो अभी हमने आगे देखा यहाँ पे 1.13 का रिएक्शन, ये कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाटर के साथ ये होता है, मिलता है तो बनाता है क्या, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो यही है 1.13 जो अभी हमने आगे देखा है, जो कि यूज होता है फॉर व्हाइट वॉशिंग। तो जो कैल्शियम ऑक्साइड है ना, वो व्हाइट वॉशिंग के लिए भी यूज होता है। आपको ये भी याद रखना है कि कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है। फॉर वॉश, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विथ कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब हम कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर को मिलाते हैं तो वो पेंट बनता है, व्हाइट वॉशिंग बनता है, और हम वॉल को क्या करते हैं, पेंट करते हैं। फिर जब हम इन दोनों को मिला करके पेंट करते हैं तो वो क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड धीरे धीरे जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगा, ठीक है, पेंट होने का जो वॉल पे लगा होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। यही बोल रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा एक थीन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला होता है CaCO3 ऑन द वॉल्स पे क्या बनाता है, थीन लेयर कैल्शियम कार्बोनेट का बनाता है। कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2-3 डेज। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो बहुत स्लोली रिएक्ट करता है जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब स्लोली रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। तो ये बनने में जब हम व्हाइट वॉशिंग करते हैं वॉल्स की 2 to 3 डेज के बाद ये कैल्शियम कार्बोनेट का लेयर बनता है और 2 to 3 डेज के बाद ही उसमें शाइनी फिनिश आता है। क्या बोला गया, फॉर्म्ड आफ्टर 2 to 3 days ऑफ वाइट वॉशिंग एंड गिव्स अ शाइनी फिनिश टू वॉल्स। ठीक है, तो शाइनी फिनिश टू वॉल्स कब आता है, 2 to 3 डेज के बाद जब वो लेयर बन जाती है। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल इज ऑल्सो कैल्शियम कार्बोनेट। तो जो मार्बल का फॉर्मूला होता है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, मतलब आपको याद रखना है कि अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मार्बल, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ठीक है, व्हाइट वॉशिंग का क्या होगा, Ca होगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, ये यहाँ पे रिएक्शन भी दिखाया गया है। ठीक है, ये भी याद रखना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लोली रिएक्ट करता है, ये भी याद रखना है। कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ विग्रसली मतलब बहुत तेजी से रिएक्ट करता है, ये भी याद रखना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब आगे बोलता है एनसीईआरटी, तो ये डू यू नो था, मतलब आपको जानना है कि मार्बल का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कुछ और एग्जांपल भी देख लेते हैं। क्या एक ही एग्जांपल था कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, नहीं और भी एग्जांपल्स है। क्या है यहाँ पे, कार्बन प्लस ऑक्सीजन जब मिलता है तो रिएक्ट करता है तो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये भी क्या है, एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, बर्निंग ऑफ कोल। इस रिएक्शन का नाम है बर्निंग ऑफ कोल। ठीक है, तो जब हम बर्निंग ऑफ कोल करते हैं मतलब कार्बन को बर्न करते हैं ऑक्सीजन के साथ, जब भी हम किसी चीज़ को बर्न करते हैं ना वहाँ पे ऑक्सीजन आएगा, क्योंकि बर्निंग के लिए कंडीशन ही क्या है, ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही बर्निंग होती है। तो कार्बन का जब हम बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इसमें भी क्या हो रहा है कि दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट कर रहा है और एक सिंगल कंपाउंड बना रहा है, दैट इज ऑल्सो नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर भी करा लो आप, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ऐड किया रिएक्ट करवाया तो H2O बन गया। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन यही कहता है कि जब दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड या रिएक्टेंट मिलता है और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, इसी को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो आपको आई होप कि आपको यहीं पे डेफिनेशन भी याद हो गया होगा और एग्जांपल भी याद हो गया होगा। ठीक है, तो इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट व्हेन 2 or more सब्सटेंस एलिमेंट, फिर से नया डेफिनेशन, और कंपाउंड्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। तो हम अदर लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं कि दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिलता है और कंबाइन करता है तो एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इन एक्टिविटी 1.4 अभी हमने देखा है यहाँ पे, वी ऑल्सो ऑब्जर्व द लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व। हमने देखा कि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी निकल रहा है, निकल रहा है। दिस मेक्स द रिएक्शन मिक्सर वार्म। तो इसकी वजह से मिक्सर क्या हो जाता है, वार्म हो जाता है। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। जब ऐसा रिएक्शन होता है कि जिसमें प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी रिलीज हो रहा है, उसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लाइन। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन के साथ साथ एनसीईआरटी ने एक्सोथर्मिक रिएक्शन को भी बता दिया कि ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो रहा है प्रोडक्ट के साथ, उसको हम लोग बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अदर एग्जांपल एक्सोथर्मिक रिएक्शन का बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का फॉर्मूला होता है CH4, जिसको हम लोग मीथेन भी बोलते हैं। ठीक है, तो नेचुरल गैस का फॉर्मूला होता है CH4, जिसको हम लोग मीथेन भी बोलते हैं। और जब हम इसको बर्न करेंगे तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करेंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर बनेगा। ठीक है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, और इसमें हीट बहुत अमाउंट में निकलता है।
ठीक है, मीथेन गैस को जब हम जलाएंगे तो हीट तो निकलेगा, तो ये भी क्या एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल है। तो बोला जा सकता है कि डिफाइन एक्सोथर्मिक एंड ऑल्सो राइट देयर एग्जाम्पल्स, ठीक है, एक्सोथर्मिक का तो ये आपको एग्जाम्पल्स लिखना है कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, साथ ही साथ उसका रिएक्शन भी लिखना है, ठीक है। डू यू नो दैट रिस्पायरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, क्या आपको पता है कि रिस्पायरेशन भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। एनसीईआरटी आगे बोला है कि क्या आपको पता है कि जो रिस्पायरेशन हम करते हैं वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। चलिए इसको डिटेल से पढ़ते हैं रिस्पायरेशन के बारे में, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव, हम सबको पता है कि हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है जिंदा रहने के लिए। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट, तो ये जो एनर्जी है जो हमें ज़रूरी है जिंदा रहने के लिए वो हमको कहाँ से मिलता है, फूड से मिलता है जो हम खाते हैं। ड्यूरिंग डाइजेशन के दौरान फूड इज ब्रोकन डाउन इंटू सिंपलर सब्सटेंस, हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं कि डाइजेशन के दौरान जो फूड होता है सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है, ये हमने पढ़ा है। दीज फॉर एग्जाम्पल राइस, पोटैटोज एंड ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन करती है। जिस कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, तो कार्बोहाइड्रेट जो क्या है लार्जेस्ट मॉलिक्यूल है, ये सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल में टूट जाएगी ग्लूकोज में। दिस ग्लूकोज कंबाइन विद ऑक्सीजन, अब ये जो ग्लूकोज है ये कंबाइन करेगा ऑक्सीजन के साथ, जो हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जो अंदर जाती है वो ऑक्सीजन इस ग्लूकोज से बाइंड करेगी इन द सेल ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी के सेल में, एंड प्रोवाइड्स एनर्जी, और प्रोवाइड करती है एनर्जी, ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगी और एनर्जी प्रोवाइड करेगी। द स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज रिस्पायरेशन, और इसी रिएक्शन का नेम है रिस्पायरेशन। मतलब रिस्पायरेशन मतलब ये नहीं होता, बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि रिस्पायरेशन मतलब होता है सांस लेना, ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना, ठीक है, तो वो नहीं होता है, वो तो ब्रीदिंग होता है। रिस्पायरेशन क्या होता है, वही कि जब हम सेलुलर लेवल पे एनर्जी बना रहे हैं ऑक्सीजन का यूज करके, दैट इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। द प्रोसेस ऑफ विच यू विल स्टडी इन चैप्टर 6, इस प्रोसेस के बारे में हम बायोलॉजी के चैप्टर 6 में पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मूला दिया गया C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, यहाँ पे बैलेंस भी किया हुआ है इसके साथ साथ, ठीक है, तो प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और जब ये रिएक्ट करेगा, ठीक है, रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा 6CO2 प्लस 6H2O, वाटर भी बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा जो हम एक्सेल आउट करते हैं, बाहर निकालते हैं, प्लस वाटर बनाएगा, ठीक है, प्लस वाटर बनाएगा और एनर्जी भी रिलीज करेगा बहुत ज़्यादा अमाउंट में, ठीक है, एनर्जी रिलीज करेगा, तो ये भी क्या है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। समझ आ गया, तो ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनाएगा, ठीक है, तो ये रिस्पायरेशन इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इसमें भी एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन के साथ साथ हमने एक्सोथर्मिक भी पढ़ लिया, एक्सोथर्मिक का एग्जांपल भी पढ़ लिया, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस और रिस्पायरेशन, ठीक है। नेक्स्ट लाइन क्या दिया एनसीईआरटी, द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, तो वेजिटेबल मैटर जो होता है समय के धीरे धीरे क्या होता है, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको धीरे धीरे क्या कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है और वो कंपोस्ट बना देता है। कंपोस्ट क्या होता है, हाईली मतलब उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होता है बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, और ये एज अ फर्टिलाइजर भी यूज़ किया जाता है। तो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, ये मैटर होता है, वो ऑर्गेनिक मैटर होता है, ठीक है, जो ब्रेक डाउन के बाद वेजिटेबल्स के डिकम्पोज होने के बाद बनता है, ठीक है। ये भी एक एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मटेरियल, ये भी एग्जाम्पल क्या है एक्सोथर्मिक का, क्योंकि इसमें भी एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस एक्टिविटी 1.1 वेयर हीट इज गिवन आउट अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल प्रोडक्ट, तो फिर क्या बोला गया कि जो एक्टिविटी 1.1 थी, क्या थी एक्टिविटी 1.1, क्या आपको याद है, तो एक्टिविटी 1.1 थी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन वाला, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनाता था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता था, तो उसमें भी क्या होता था, सिंगल प्रोडक्ट बन रहा था, ठीक है। वेयर हीट इज गिवन आउट, हीट बाहर निकलता, जब उसको जो बर्न कर रहे थे तो क्या हो रहा था, एक डेजलिंग ब्राइट लाइट के साथ वो जल रहा था, बन रहा था, इसका तो उसमें भी हीट आ रहा है, ठीक है, तो उसमें भी हीट आ रहा था और एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा था, मतलब वो भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है, और उसमें हीट रिलीज हो रहा था एक्सोथर्मिक, ठीक है, तो जो एक्टिविटी 1.1 है वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन था, ठीक है, ये बोला गया। अब ये जो है हमारा टाइप ऑफ रिएक्शन में सबसे पहला रिएक्शन जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, वो कंप्लीट हो चुका है। तो आज हमने इस लेक्चर में क्या देखा कि हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन, स्टेप बाय स्टेप देखा, एक एक चीज़ आपको समझ आ गई होगी। जो हमने होमवर्क दिया वो आप जरूर अगर आप पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़े तो उसका जो है फोटो जरूर भेजिए इंस्टाग्राम पे, दिखाइए कि वो सही है या नहीं है, और अगर नहीं बना, अगर डाउट आ रहा है कुछ तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, ठीक है। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन तक हमने पढ़ लिया। अब कल जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन स्टार्ट करेंगे जो कि एनसीईआरटी के नेक्स्ट टॉपिक से दिया गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।